बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस पढ़ा था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि कुछ नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, नॉन प्राइस फैक्टर्स। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, जिनकी वजह से डिमांड में शिफ्ट आता है। ठीक है ना? जैसे एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो नहीं, पूरी डिमांड आपकी शिफ्ट हो जाएगी। या तो डिमांड राइट पर शिफ्ट हो जाएगी या फिर आपकी लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। तो वो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। सो कुछ चीजें रह गई थी वो मैंने नहीं बताई थी, तो पहले रिकैप कर लेते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, इसमें मैंने एग्जांपल दी थी पेट्रोल की। मैंने कहा था अगर हमें आज पता चले कि कल जो है पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कल जो है पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है एंड कल से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो अगर हमें आज अपनी टंकी फिल करनी है और हमें जरूरत भी है तो हम क्या करेंगे? सब्र करेंगे। हम बोलेंगे जब सस्ता हो जाए तब भरवा लेंगे। सो बताने का मेरा मकसद है कि अभी प्राइसेस नहीं गिरी, प्राइसेस तो कल गिरेंगी, प्राइसेस तो फ्यूचर में जाके गिरेंगी, लेकिन हमने अभी से ही क्या कर दी? अभी से ही डिमांड हमने कम कर दी। तो ये जो फर्क आ रहा है, अगर अभी प्राइस सेम है, वही प्राइस चल रही है जितनी पहले थी, लेकिन हमने क्यों? फ्यूचर की वजह से अभी से ही क्या कर दिया? हमने डिमांड। आर यू गाइस विद मी? यस सर। ठीक है। तो समटाइम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से कि आगे जाके फ्यूचर में डिमांड प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से आज ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, सेम प्राइस पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी बुकिंग की, कि कभी कभार लोग जो है क्या नाम है, एयर टिकट बुक करवाते हैं। तो अगर दुबई घूमने फिरने जाना है न्यू ईयर पे, ठीक है ना, या फिर उम्रे के लिए जाना है रमजान के अंदर, तो एंड टाइम पे टिकट्स बहुत महंगी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही बुक करवा लेते हैं। तो टिकट जब बुक कराते हैं उस वक्त क्यों करवाते हैं? कि फ्यूचर में जाके, हालांकि उस वक्त भी सही होगी प्राइस, लेकिन फ्यूचर में जाके और महंगी हो जाएगी, इसीलिए क्या करते हैं, सेम प्राइस पे उसी वक्त जाके क्या नाम है, टिकट बुक करवा लेते हैं। यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। इसी तरीके से कल अगर हमें पता चले कि प्राइस जो है क्या नाम है, बढ़नी है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी है, तो हम आज जाके क्या करेंगे? अपनी टंकी फिल करवा लेंगे। हालांकि प्राइस कल भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन क्या नाम है, फ्यूचर के डर की वजह से कि फ्यूचर में क्या नाम है, अपना और महंगी हो जाएगी और मसला हो जाएगा, हम आज ही जाके अपनी टंकी क्या करते हैं? फिल करवा लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट जो है फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन से क्या मुराद है? फाइनेंशियल इनोवेशन से मुराद क्या है? फाइनेंशियल इनोवेशन से मुराद है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फाइनेंशियल इनोवेशन से मुराद है लीजिंग फैसिलिटी। फाइनेंशियल इनोवेशन से मुराद है इंटरेस्ट रेट। क्या मतलब है इसका? क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताएं, कोई भी, संजना बेटा, अम्मार बेटा, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? सर अम्मार बेटा। हमारे पास नहीं, लिमिट होती है बैंक की तरफ से कि हम लोग कितना क्रेडिट ले सकते हैं ठीक है, कार्ड ओके। कार्ड की हमारे सूरत में। कार्ड की सूरत, मतलब एक किस्म का लाइबिलिटी टाइप का अकाउंट होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक किस्म का लाइबिलिटी टाइप का अकाउंट होता है। मतलब बैंक वाले क्या करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपने कोई चीज बाय करनी है, कोई चीज जाके परचेज करनी है और आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक आपकी तरफ से पेमेंट कर देता है, और वो पैसे आपने फिर विद इन 2 मंथ्स, विद इन 50 डेज, 60 डेज आपने बाद में देने होते हैं, आराम से, सुकून से। ठीक है। सो पहले क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे इतने ज्यादा। अब अगर आप ऐसा ऐसा देखें, हमारे पास क्रेडिट कार्ड का रिवाज बढ़ गया है। सो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब जेब में पैसे ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? खर्चा ज्यादा होता है, कम होता है? एक एग्जाम्पल पूछता हूँ। जब जेब में पैसे ज्यादा होते हैं तो इंसान खर्चा ज्यादा करता है या कम करता है? ज्यादा। ज्यादा करता है। उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो वो ज्यादा करता है। जब जेब में पैसे ही कम हो तो फिर इंसान खर्चा भी कम करेगा। सो क्रेडिट कार्ड क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपके पास पैसे नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है,
50,000 रुपए तक की लिमिट है, आपने जो चीज बाय करनी है बाय करें, भले वो 40,000 की हो, भले 45,000 की हो। जरा हर बैंक अलग अलग होता है, कोई 1 लाख की लिमिट भी देता है, कोई 50,000 की लिमिट भी देता है। वो आपके आपकी इनकम के ऊपर होता है, आप महीने में कितना कमाते हैं। सो क्रेडिट कार्ड होने की वजह से क्या होगा, आपको एक फैसिलिटी मिल गई। आप जाके कोई भी चीज जाके बाय कर सकते हैं, भले आपके जेब में 1 रुपया नहीं हो, आप भले वो चीज बाय कर लें। एंड देन बैंक वालों को आप आराम से जब बिल देंगे 50 डेज के अंदर, विद इन 2 मंथ्स आपने वो पैसे देने होते हैं। सो क्रेडिट कार्ड की वजह से क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड की वजह से हमारे पास क्या हो गया, कंजप्शन कंजम्पशन स्पेंडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। स्पेंडिंग वो क्या हो गई, बढ़ गई। स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं स्पेंडिंग बढ़ रही तो इसका मतलब डिमांड भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। इसकी बड़ी एग्जांपल है, आप जाके देख सकते हैं दराज वगैरह पे चले जाएं। दराज वगैरह पे पहले कभी कोई आइटम सेल होता था तो वो आपको उसी टाइम पेमेंट करनी होती थी पूरी, ऑन द स्पॉट। अब उन्होंने एक फैसिलिटी निकाली हुई है, वो ये कि आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पे कर सकते हैं। आपने कोई भी आइटम लेना है, आपके पास सिल बैंक का कार्ड है, आपके पास बैंक हबीब बैंक का कार्ड है, तो आप जाके क्या नाम है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ये क्या, ये फाइनेंशियल इनोवेशन है। एक बैंक के अंदर क्या नाम है एक हेल्प हो रही है लोगों की, ठीक है, एक तरीके से वो फैसिलिटेट कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। तो अगर हमारे पास जितने ज्यादा बैंक फाइनेंशियली इनोवेटिव होंगे, नई से नई स्कीम लेकर आएंगे जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड में इजाफा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर, यस सर। यस सर। इसकी एक और एग्जांपल लीजिंग ले लें। हमारे पास पहले इतनी ज्यादा कार्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि हर बंदा जाके कार बाय कर रहा है। हालांकि आप एक कार उठाएं, सिंपल एक कार उठा लें, फॉर सपोज कल्टस उठा लें जो नया मॉडल है, वो अराउंड 17 से 18 लाख का पड़ता है। लेकिन लीजिंग क्या है, लीजिंग एक बैंक आपको फैसिलिटेट करता है, आप गाड़ी लें और इंस्टॉलमेंट पेमेंट दें। 3 साल की भी इंस्टॉलमेंट है, 5 साल की भी है, 7 साल की भी है। अब उस इंस्टॉलमेंट से क्या हो गया, किसी बंदे के पास 18 लाख रुपए नहीं है, 18 लाख रुपए नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास जो है क्या नाम है, हर महीने 50,000 60,000 इतने पैसे तो उसके पास हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो चला जाता है बैंक के पास, एंड बैंक के जरिए वो गाड़ी लीज पे हासिल कर लेता है। एंड हर महीने या हर साल वो एक इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होता है, एंड 7 साल के अंदर 5 साल के अंदर वो पेमेंट पूरी कर देता है। मतलब किस्तों पे एक चीज दे देना, सिंपल वर्ड में। सो बताने का मतलब है, जब लीजिंग आई है हमारे पास, तो लीजिंग आने की वजह से आपने महसूस किया होगा कार की डिमांड क्या हो गई है, डिमांड्स ऑफ व्हीकल वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ तक मेरे साथ है? तो व्हीकल की कीमतें नहीं गिरी। हमने तो यही पढ़ा है ना कि प्राइसेस कम होंगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। कीमतें अपनी जगह पे, लेकिन बैंक वालों ने फैसिलिटेट कर दिया, बैंक वाले फाइनेंशियली इनोवेटिव हो गए, एक अच्छी से अच्छी स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है। तीसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, आप बैंक से कोई कर्जा लेते हैं तो आपके जो कर्जे के ऊपर कॉस्ट आती है, जो ऊपर पैसा देना पड़ता है, जो बोरोविंग कॉस्ट होती है, वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और मैं अगर 1 लाख रुपए कर्जा लेता हूँ तो मुझे 10,000 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा, लोग क्या करेंगे, लोगों के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी इनकम सेव करें, या तो वो अपनी इनकम क्या करें, स्पेंड करें। ठीक है। जो लोगों के पास दो रास्ते होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, लोग खर्च कम करते हैं, पैसा बैंक में सेव करते हैं, ताकि हमारा पैसा वक्त के साथ साथ डबल हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और लोगों को खर्चे करने होते हैं, तो उनको क्या नाम है, लोन अक्वायर करना इजी महसूस होता है, लोन अक्वायर करना आसान महसूस होता है। तो वो क्या करते हैं, लोन ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करते हैं और कर्जों पे जाके चीजें बाय कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम होगा, इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम होगा, इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम होगा, तो इससे क्या होगा, बोरोविंग बढ़ेगी, लोग बोरोविंग ज्यादा करेंगे, बैंक से पैसे ज्यादा लेंगे। बैंक से पैसे ज्यादा लेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे, उसके साथ जेब में रखेंगे? नो सर, उसको आगे जाके कंज्यूम करेंगे, हमारे पास कंजप्शन में इजाफा होगा। इससे भी क्या होगा, इससे भी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? संजना बेटा, यस अम्मार सर। बेटा,
संजना जी बेटा आप सर। यहाँ पर जी ओके। जी अच्छा सर जी। अच्छा, इसको ग्राफिकली मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राफिकली। उसके अलावा हमारे पास क्या जाता है, डायरेक्ट टैक्स आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स को मुझे बता सकता है क्या होता है? आप में से कोई है चीता बंदा सर जो मुझे बताए क्या? सर जो डायरेक्टली सैलरी में से कट जाता है। ठीक है, और कोई बंदा आप में से जो मुझे बताए कि इसमें डायरेक्ट टैक्स क्या होता और सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक जो है? हमें सेल होती हैं, उसमें भी टैक्स लगा हुआ होता है, डायरेक्ट हमसे ले लिया जाता है। ठीक है, अम्मार बेटा आप क्या कहते हैं? अम्मार इज देयर? जी चलिए, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, थोड़ा मसला होगा लेकिन मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी बेटा, हमारे पास टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपके खर्चों पे लगता है, आपकी स्पेंडिंग पे लगता है। लाइक आप किसी भी होटल जाके खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा हट में जाके आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सो आपका खाने का जो पैसा होगा वो होगा 5000, लेकिन वो 1000 ऊपर लेते हैं। भाई ये क्या, ये गवर्नमेंट का भत्ता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट को पैसे देने हैं भाई, आप इतनी बड़ी जगह पे खाना खाने आए हैं, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज दे रही है तो गवर्नमेंट को पैसे देने। तो वो जो 1000 ऊपर लेते हैं वो आपके खाना खाने पे लेते हैं, यानी आपके स्पेंडिंग पे लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है क्या नाम है, कोई शरबत वगैरह की बोतल लेते हैं, तो वो होगी 60 रुपीज की, लेकिन उसमें अगर आप देखें उसके अंदर अलग से शो किया हो जाता है कि सेल टैक्स इतना है। कोई भी चीज आप बाजार से जाके बाय करें, आप कोई क्या नाम है खाने पीने का आइटम बाय करें, आप जाके कोल्ड ड्रिंक बाय करें, आप जाके आइसक्रीम बाय करें, तकरीबन आपको हर चीज के अंदर जो भी उसकी प्राइस होती है वो स्प्लिट करके मिलती है कि भाई 60 रुपीज इसकी प्राइस है एंड 14 रुपीज इस पे सेल टैक्स है। तो जो खर्चा हमारे जो टैक्स हमारे स्पेंडिंग पे लगता है, जो टैक्स हमारे स्पेंडिंग पे लगता है, हमारा खर्चा करने पे लगता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स हमारी इनकम के ऊपर लगता है, जो टैक्स हमारी इनकम के ऊपर लगता है, हमारी कमाई के ऊपर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये डायरेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट क्यों है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब टैक्स पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा। अभी मुझे आगे भी पढ़ाना है, तो अभी से इतना समझ लें कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे, आपकी कमाई पे लगता है। क्या मतलब, अगर मैं कोई सैलरी अर्न करता हूँ तो मेरी सैलरी पे टैक्स लगता होगा, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अगर कोई बिजनेस है, अगर कोई बिजनेस है और वो प्रॉफिट कमाता है, उस पर टैक्स लगता होगा, स्पेशली कंपनी पे लगता है, कंपनी पे लगता है। जो कंपनी पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं उसको, ठीक है ना बेटा। तो हमारी जो सैलरी पे टैक्स लगता है, कंपनी की जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इस तरीके से और भी इसकी किस्में हैं, वो सारा क्या है, हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो अब सीन क्या है, एक कंज्यूमर जो है वो जो कमाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि इनकम में से कुछ चीजें माइनस होती हैं, ठीक है ना। तो इनकम में से एक मोस्टली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज माइनस होती है वो होती है आपका डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सो बताने का मेरा मकसद है कि जो हमारी जो असल इनकम होती है, जिसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, उसमें से बहुत सारी डिडक्शन होती है। एक डिडक्शन होती है डायरेक्ट टैक्स की। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है एम्प्लॉयर को, जो आपका मालिक है, जिसके पास आप जाके जॉब करते हैं, कि भाई इसका जो भी टैक्स बनता है वो आपने इसकी सैलरी में से माइनस करके हमें जमा करा देना है। तो ये ऑन द स्पॉट डिडक्ट हो जाता है, किसी और पे बर्डन पास आउट नहीं होता, इसीलिए इसको डायरेक्ट भी कहा जाता है। सो मेरा बताने का मकसद ये कि ये जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, ये ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है किसको, एम्प्लॉयर को, कि जो भी जैसे मेरी फॉर सपोज एक बंदा है, मेरा दोस्त है, उसकी इनकम 55,000 है टोटल, लेकिन जब उसको स्कूल वाले पैसे देते हैं तो वो देते हैं 52,000 देते हैं, 3000 माइनस करके देते हैं। तो 3000 किस चीज के माइनस किए, सर ये डायरेक्ट टैक्स के माइनस किए, वो खुद ही गवर्नमेंट को जाके फिर जमा कर देते हैं। तो उसके पास जेब में जो पैसा आता है वो क्या कहलाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। तो जितना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा उतनी कम डिस्पोजेबल इनकम होगी। जितना ज्यादा टैक्स इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स बेटा, कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जितना ज्यादा डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा उतनी कम आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती जाएगी। और जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो क्या होगा, मुझे बताएं। अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो बेटा क्या होगा, डिमांड पे क्या परचेजिंग असर पावर पड़ेगा। कम होगी। एक्सीलेंट, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। एंड परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे साथ हैं।
इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, एडवर्टाइजिंग भी आ सकता है कि एडवर्टाइजिंग मैंने लिखा नहीं लेकिन आप नोट कर लें। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, चलिए वो भी लिख देता हूं मैं। एक और पॉइंट भी आ सकता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, हम लोगों को या तो इन्फॉर्म करते हैं या उनको परसू करते हैं। तो एक एडवर्टाइजमेंट होती है इन्फॉर्मेटिव, एक होती है परसुएसिव। इन्फॉर्मेटिव में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, भाई ये कंप्यूटर है, इसमें ये चीजें हैं, आपकी फला फला नीड को पूरी कर सकता है, आपके फला फला मसले का सॉल्यूशन इसमें है। और एक होती है परसुएसिव। परसुएसिव में बड़ा आसान तरीका है, किसी औरत को लेकर आ जाओ, वो अपनी फीमेल आके खूबसूरत बातें करेगी, लोग बोलेंगे भाई ये चीज लेनी चाहिए। शैम्पू वगैरह के ऐड देखे होंगे आपने, शैम्पू के, सोप्स वगैरह के ऐड देखे होंगे। अब ये अलग बात है, हमारे पाकिस्तान में औरत का सही यूज नहीं किया जाता, ऐड के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे कंट्री जैसे हैं, जैसे तुर्की वगैरह है, वहाँ वो लोग जो है बाकायदा एक मतलब यानी एक रिस्पेक्ट देते हैं उसको। सो ये तो एक अलग बहस है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, या तो हम लोगों को परस्यू करते हैं या लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे उनकी डिजायर में इजाफा हो जाता है। जब किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो लोगों की विलिंगनेस में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लोग बोलते हैं यार ये चीज तो चाहिए, इस चीज से मेरे मसले क्या होंगे, हल होंगे। पुराने जमाने में लोग छुपते थे और छुपना सिखाते थे, आज छपना सिखाते हैं। तो आज टीवी आप खोलें, ऐड लगे हुए होंगे, भाई फला चीज दे दो, फला चीज बाय कर लो, फला ऑफर लगी हुई है, फला 50% डिस्काउंट है। इससे क्या होता है, लोगों की विलिंगनेस में इजाफा होता है। जब विलिंगनेस में इजाफा होता है तो वो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा सर। ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो पहले मैं ग्राफ समझा देता हूँ इसका, देन इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, ये जो हमने नॉन प्राइस फैक्टर्स पढ़े हैं, एक ये वाला और ये इनकम, ये जो हमने नॉन प्राइस फैक्टर्स पढ़े हैं, इसको ग्राफिकली कैसे शो किया जाएगा, ये शिफ्ट इन डिमांड कैसे शो किया जाएगा। सो हमारे पास क्या होता है, सॉरी, हमारे पास क्या होता है, फॉर सपोज ये मैं एक टेबल भी बना देता हूँ ताकि आपको समझा दूं कि अगर हम फॉर सपोज मेरी इनकम है 500, ठीक है, मेरी इनकम है 500, ठीक है, या मैं, मेरा बजट 500, ठीक है ना, कोई चीज बाय करता हूँ उसके लिए मेरे पास बजट जो है वो है 500 है, ठीक है। और बाजार में मैं एक चीज बाय करने जाता हूँ, अगर उस चीज की कीमत 100 होगी तो मैं कितनी बाय करूंगा, 5। उसकी कीमत अगर 50 होगी मैं कितनी बाय करूंगा, 10, ठीक है। फॉर सपोज अब मेरी इनकम 600 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 600 हो जाती है, ठीक है, या मैं 700 कर देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। फॉर सपोज मेरी इनकम 700 हो जाती है, मेरी इनकम में इजाफा हो जाता है, तो जाहिर है ये मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। मेरी यानी मैं सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगा, ठीक है ना। अब मेरी इनकम में इजाफा हो गया तो मेरी परचेसिंग पावर में इजाफा हो गया, मैंने 700 का बजट सेट कर दिया। तो जो चीज 100 रुपए की थी वो पहले मैं 5 लेता था, अब मेरी परचेसिंग पावर में इजाफा हो गया, अब कितनी आएंगी, 7 आएंगी, ठीक है। जो चीज पहले 50 की थी, पहले मैं कितनी बाय करता था, 10 बाय करता था, अब मेरी परचेसिंग पावर में इजाफा हो गया, मेरी रियल इनकम में इजाफा हो गया, अब मैं वो कितनी बाय कर सकता हूँ। तो 50 आप देख लें कितने आ जाएंगे बेटा, 14 आ जाएंगे। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा। जी सर। जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो एक बड़ा जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारी परचेसिंग पावर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हमारी परचेसिंग पावर में क्या है, इजाफा हो जाता है, हमारी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक काम तो ये, हम मोर क्वांटिटी डिमांड करते हैं, मोर क्वांटिटी डिमांड करते हैं एट सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी डिमांड करते हैं एट गिवन प्राइस, ठीक है। पहले प्राइस कितनी थी हमारे पास, पहले प्राइस कितनी थी, 100 थी, अब भी 100 है, लेकिन पहले क्वांटिटी 5 डिमांड होती थी क्योंकि हमारी एबिलिटी कम थी, अब हमारी एबिलिटी ज्यादा हो गई है, हम ज्यादा ले सकते हैं, डिमांड कितनी होगी, 7। पहले प्राइस कितनी थी, 50, तो हम डिमांड कितनी करते थे, 10 कर देते थे, अब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई, हम 14 करते हैं। तो इसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, इसमें क्या होता है, आपके पास शिफ्ट आएगा, ठीक है।
पहले मैं ओरिजिनल डिमांड कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 50, ये हमारे पास हो जाएगा 100 एंड ये हो जाएगा प्राइस। ठीक है, एंड क्वांटिटी के ऊपर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर सपोज जब हमारे पास क्या थी, प्राइस हमारे पास 100 थी, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, पहले मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा जी, जब हमारे पास प्राइस 100 थी तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी मैं आप लोगों का टाइम बहुत ले रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि बंदे को जो है, ओके ये हो गया। जब हमारे पास प्राइस 50 थी तो डिमांड कितनी थी, 10 थी, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया क्या, हमारे पास इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। सॉरी बेटा, इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रफली ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास पहली वाली डिमांड कर्व है, ये हमारे पास क्या है, पहली वाली डिमांड कर्व है। मैं इसको डी से जाहिर कर सकता। यहाँ तक मेरे साथ हैं, यहाँ तक बेटा मेरे साथ हैं, मेरी बात समझ में आ रही है यस बेटा? सर, यस सर। अच्छा जी, अब हमारी जी इनकम में इजाफा हुआ है, प्राइस वही है, हमारी इनकम में इजाफा हुआ है, प्राइस वही है। तो अब क्या हो जाएगा, 100 के ऊपर डिमांड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा, जो नया पॉइंट आ जाएगा, वो इसके इधर करीब कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। प्राइस अब 50 है, डिमांड कितनी हो गई है, 14 हो गई, तो आपके पास जो नया पॉइंट आ जाएगा वो करीब इधर इसके करीब इस जगह पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक न्यू कर्व बन जाएगी, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, एक न्यू कर्व बन जाएगी। सो बताने का मेरा मकसद है कि नॉन प्राइस, यहाँ प्राइस वही रखी हुई है हमने, प्राइस चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इनकम में इजाफा हुआ है। सो इनकम में इजाफा होने से क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हमेशा शिफ्ट आएगा, सेम कर्व पे कभी पॉइंट नहीं आएगा, हमेशा नई कर्व बनेगी, ठीक है। तो नई कर्व या तो राइटवर्ड की तरफ बन सकती है, ये राइटवर्ड कहलाता है, ये वाली साइड राइटवर्ड कहलाती है, या फिर लेफ्टवर्ड की तरफ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक पूरी एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और आपको क्लियरली इसमें समझा दूंगा क्या क्या हो सकता है, ठीक है बेटा। यस एंड नो बताएं अगर बात समझ में आ गई हो। यस यस अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के देता हूँ जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बेटा ये माइक बंद कर दें जिसका माइक है। अच्छा जी, ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ हम लिख देते हैं प्राइस और यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी। अब हमारे पास ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या ये है, इसको मैं डीडी से शो कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हमारे पास इनकम में इजाफा होता है, इनकम में इजाफा होता है, तो इनकम में इजाफा होने से बंदों की सलाहियत में इजाफा हो जाता है, परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाता है। परचेजिंग पावर में इजाफा होने से क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व आउटवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है ना। राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी और या फिर आउटवर्ड शिफ्ट होगी, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास न्यू कर्व बनेगी, वो न्यू कर्व कैसे बनेगी मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम हमारे पास कर्व बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यू कर्व हमारे पास बनेगी। और ये जो है हमारे पास न्यू कर्व जो है इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, मैं लिख देता हूँ येलो कलर से, इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या फिर आउटवर्ड शिफ्ट,
ठीक है, या फिर अपवर्ड शिफ्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली अपवर्ड शिफ्ट का कुछ और मतलब होता है, लेकिन चलें, तो अगर आप देखें ये अपवर्ड शिफ्ट भी है, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये अपवर्ड शिफ्ट भी है। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कर्व बन जाएगी, उसको हम कहेंगे D1। क्या कहेंगे? D1। और अगर हमारे पास खुदा न खास्ता कमी होती है, हमारे पास इनकम में कमी आती है, तो इनकम में कमी आने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। कहां पे? लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहेंगे इसको हम, लेफ्टवर्ड इनवर्ड, लेफ्टवर्ड इनवर्ड, या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास जब भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर कोई डिमांड में इजाफा, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड में इजाफा होता है या कमी आती है, तो जब हम ग्राफिकली शो करेंगे तो नई कर्व बनाएंगे। हम क्या करेंगे? न्यू कर्व बनाएंगे। यहां तक मेरे साथ हैं? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब सर वो कौन से फैक्टर हैं जिससे डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है? वो कौन से फैक्टर है जिससे डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट होता है या डिमांड में इजाफा होता है? तो सबसे पहले आते हैं इनकम। अगर हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? जी जोशुआ बेटा, अगर मेरी इनकम में इजाफा होगा तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? इसे बढ़ेगी डिमांड। बढ़ेगी। तो अगर इनकम में इजाफा होगा तो हमारे पास नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स वो क्या, वो होती हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, ठीक है, जो ब्रांडेड होती है। उसके बाद आते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। पेप्सी की अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो कोक की डिमांड में क्या असर पड़ेगा? इजाफा होगा। इजाफा होगा। तो इसका मतलब ये, अगर हमारे पास प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज होंगी तो हमारे पास डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। डिमांड में इजाफा होने का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट है। अच्छा जी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कार, कार सस्ती होंगी तो पेट्रोल की डिमांड में क्या असर पड़ेगा? कारें अगर सस्ती हो जाएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐलान कर दे इसे डिमांड बढ़ 18 लाख जाएगी। वाली, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वो गुड्स होती हैं जो ज्वाइंटली डिमांड होती हैं। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर डिक्रीज होगी तो हमारे पास डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। यहां तक मेरे साथ हैं? अच्छा जी, आगे आ जाएं। टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कम कर दे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड में क्या हो जाएगा? इजाफा हो सर जाएगा। इजाफा। पॉपुलेशन, उम्रे का सीजन आ गया, हज का सीजन आ गया, तो वहां खाने पीने की चीजें जो इनकी डिमांड में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज टेस्ट में आ गई भाई, रेनी सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, तो पकोड़े की डिमांड में क्या होगा? डिजायर बढ़ जाती है ना, कभी कभार हमारी डिजायरेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। रेनी सीजन आ जाता है तो हम बोलते हैं यार पकोड़े होने चाहिए, सर्दी का मौसम आ जाता है हम बोलते हैं कॉफी होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, और गर्मी ज्यादा होगी तो भाई गन्ने का जूस पीना चाहिए या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाए। सो इस तरीके से फैशन, जैसे हमारे पास कोई कपड़े वगैरह, जैसे ईद का मौसम आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? डिमांड कर देते हैं भाई ईद के कपड़े सिलवाने हैं। मुहर्रम आ जाता है, ब्लैक कपड़े सिलवाने हैं। सो हमारे पास जब कोई चीज टेस्ट में आ जाए, फैशन में आ जाए, तो डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। मतलब आपने राइट इजाफा। साइड पर बनाई होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा जी, जी। इसी तरीके से गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो कंजप्शन में क्या हो जाएगा? इजाफा सर। लोग क्रेडिट पे भी बाय करते हैं,
लोग लीजिंग भी करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कम होने पे लोगों पे बर्डन कम हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। इस तरीके से एक चीज मैं और भूल गया, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ये मैंने बताया नहीं था। गवर्नमेंट कभी कभार किसी चीज को बैन लगा लेती है, और कभी कभार किसी चीज को यानी बोलती है क्या नाम है, ये लाजमी करना है, आपने ये काम लाजमी करना है। लाइक कराची में था कि हेलमेट लाजमी पहनना है, गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया था, तो यकीन करें डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है ना, डिमांड बढ़ गई थी, तो गवर्नमेंट कभी अभी जैसे मास्क का बोल दिया गवर्नमेंट ने कि मास्क लाजमी पहनना है, तो मास्क भले सस्ता ही क्यों ना हो, मास्क भले महंगा ही क्यों ना हो, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है भाई, बड़े भाई की तरह है, हमारे पेरेंट्स की तरह है, बात माननी पड़ेगी, कौन लड़ सकता है गवर्नमेंट से। सो अगर लेजिस्लेशन आ जाता है और वो करता है किसी चीज की किसी चीज को क्या नाम है अलाउ करता है कि वो लाजमी करना है, तो उस सूरत में आपके पास डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड में इजाफा कहाँ होगा, तो येलो कलर की लाइट देख रहे हैं, येलो कलर की लाइन देख रहे होंगे आप, येलो कलर की लाइन बनेगी इन फैक्टर्स की वजह से। और इसका बिल्कुल जो अपोजिट है, इसका जो बिल्कुल अपोजिट है, मैं इसको येलो कलर में कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको मैं येलो कलर में करवा देता हूँ जी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई? जी अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में क्या होगा वो तो आपको आ जाएगा, आप वो बना सकते हैं खुद ही से, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में क्या होगा, जी किन जी सर। सूरतों में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। चले वैसे बता दें, संजना आप बता दें, कोई एक पॉइंट बता दें कि हमारे पास डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, या इनवर्ड शिफ्ट होगी, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सर जब हमारे टैक्सेस बढ़ जाए, टैक्सेस बढ़ जाए, इनकम कम हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, जैसे आजकल लोगों के साथ सीन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, कोई आधी तनख्वाह अच्छा दे रहा टैक्स बढ़ है, जाए। कोई 10% डिडक्ट करके तनख्वाह दे रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स बेटा, हर टैक्स नहीं, ओनली डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिड्यूस हो जाए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए उस सूरत में भी। ठीक है, जैसे आजकल पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो लोग घरों में जनरेटर गैस पे चला रहे होते हैं, इस तरीके से जो लोग गाड़ियां सीएनजी पे चलाते हैं, सीएनजी वैसे ज्यादा सस्ता है मुकाबले में, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी का इंजन तबाह नहीं करना चाहते, तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं उसकी पेट्रोल की। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब आगे आते हैं कि पेपर में अगर ऐसा कोई आ जाता है तो समझाना कैसे, समझाना कैसे। बस एक आखिरी 3 मिनट लूंगा आप लोगों से, कि अगर सवाल आ जाता है कि भाई कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हो गया, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम में क्या हो गया, इजाफा हो गया, तो हमें समझाना कैसे है, डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हो गया। ठीक है, इसको समझाना कैसे, तो पहले आप लिखेंगे कि कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो गया, तो कंज्यूमर की क्या होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगा, वो मोर want to buy more, want to buy more at a, डायरेक्ट नहीं लिखना कि डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं लिखना, want to buy more at a given price, या will demand more at a given price। ठीक है ना, will demand more भी कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं will demand more will demand more at a, अगर प्राइस में चेंज नहीं आता तो सेम प्राइस के ऊपर वो ज्यादा डिमांड करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड, i.e. डिमांड कर का नाम क्या रखा था, डीडी रखा था ओरिजिनल का, फ्रॉम डीडी टू D1 D1। ठीक है ना बेटा, फ्रॉम डीडी टू D1 D1। आप पीछे देख सकते हैं मैंने जो नाम रखा था डिमांड कर्व का, वो D1 D1 रखा था, आप देख सकते हैं जो न्यू कर्व थी।
ठीक है। सो अगर कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो वो जो नॉर्मल गुड्स हैं वो उनकी डिमांड ज्यादा करेगा एट अ गिवन प्राइस। इससे डिमांड हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम डी टू D1। इसी तरीके से हर बात पे करना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी, एडवर्टाइजमेंट से क्या हो जाएगा, उसकी डिजायर बढ़ जाएगी, उसकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो डिमांड मोर करेगा एट अ गिवन प्राइस। ठीक है। इसमें एक दूसरी बात भी आती है, लेकिन वो आप परेशान हो जाएंगे तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा एट अ गिवन प्राइस, जिससे हमारे पास डिमांड शिफ्ट हो जाएगी राइट पर। ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो जाता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, वो स्विच ओवर हो जाएगा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट पे, वो उसको ज्यादा चीपर लगेगा एंड वो उसकी डिमांड मोर करेगा एट अ गिवन प्राइस, जिससे क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा फ्रॉम डी टू D1। ठीक है बेटा। सो ये हमारा यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया कि हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड ज्यादा है। देखिए बेटा, फाइनेंशियल इनोवेशन जो है ना हमारे पास, मतलब यानी अगर आप फाइनेंस लेने जाते हैं, अगर आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं या कर्जा लेने की सहूलत की बात करते हैं, तो पुराने जमाने में लोगों को कर्जे नहीं मिलते थे। ठीक है। ये चीजें उधार पे बाय करना पॉसिबल नहीं होता था पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। तो लोग क्या करते थे, जो जेब में पैसे पड़े होते थे वही खर्च करते थे। ठीक है ना। अगर आपके जेब में हो ही 40,000, आप कितने खर्च करोगे संजना? आपकी जेब में है ही 40,000, मतलब आपकी एबिलिटी कितनी है, 40,000 रुपीज का सामान बाय करने की, आप 40,000 ही खर्च करोगे। ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब है विलिंगनेस एंड एबिलिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ठीक है। यानी डिमांड में हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्वांटिटीज शो करते हैं अपनी, कि किस प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी लेने को तैयार है, तो बेसिकली अपनी विलिंगनेस एंड एबिलिटी को दिखा रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब क्या है कि बैंक हमें कुछ सहूलत देता है, बैंक हमें हमारी एबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी एबिलिटी बढ़ा देता है। क्या मतलब, मेरी जेब में 40,000 रुपए है, बैंक वालों ने मुझे कहा कि भाई आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ये होगा कि आप 50,000 रुपीज का सामान जो है आप बाय कर सकते हैं, और वो पैसे आप आराम से 50 दिन बाद, 60 दिन बाद दे दीजिएगा। तो पहले मेरे जेब में थे ही 40,000, अब मेरे जेब में 50,000 का क्रेडिट कार्ड आ गया, तो मेरी एबिलिटी कितनी हो गई, 90,000 होगी। मतलब मेरी एबिलिटी में क्या हो गया, फायदा हो गया, मेरी एबिलिटी में क्या हो गया, इंक्रीज आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा सामान बाय कर सकता हूँ या कम सामान बाय कर सकता सारा। हूँ? ज्यादा बाय कर सकता हूँ। मतलब अगर प्राइसेस चेंज नहीं होती तो मैं क्वांटिटी ज्यादा यूज करूंगा। ठीक है। प्राइसेस अगर चेंज नहीं होती, मैं क्वांटिटी ज्यादा यूज करूंगा, कपड़े ज्यादा खरीदूंगा सेम प्राइस पे। ठीक है ना। इसी तरीके से सेम प्राइस पे कोई एंटरटेनमेंट है तो उसका ज्यादा यूज करूंगा। पहले हफ्ते में एक बार जाया करता था खाना खाने बाहर, अब रोज जाया करूंगा, क्योंकि एबिलिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये क्रेडिट कार्ड के जरिए ये आपको एबिलिटी मिलती है कि आपकी जो है क्या कहते हैं, एबिलिटी में इजाफा हो जाता है। दूसरा, हमारे पास पुराने जमाने में एक बंदा कार लेने जाता था तो कार कैश पे मिलती थी, दुकानों पे लिखा होता था नकद, नकद इस चौक से, उधार अगली चौक से। वो कहीं ये भी लिखा होता था कि कश्मीर की आजादी तक उधार देना, उधार लेना मना है, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, क्योंकि लोगों को पता था कि कश्मीर तो आजाद होना नहीं है। सो वक्त के साथ साथ लोगों ने फील किया कि यार लोगों को बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो उधार की फैसिलिटी लानी होगी। तो आजकल एक लीजिंग का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। उसमें ये होता है कि आप कोई भी कार जाके बैंक से लें, 18 लाख रुपीस की, 20 लाख रुपीस की कार लें और चलाएं, कार लें और चलाएं, और पैसे वो आपसे इतने नहीं लेते। वो आपको बोलते हैं पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके दो, पर ईयर इंस्टॉलमेंट में करके दो या पर मंथ इंस्टॉलमेंट में करके दो। तो हम क्या करते हैं, 2-3 लाख रुपए उस वक्त दे देते हैं ऑन द स्पॉट, फिर हर महीने 1 लाख 2 लाख जो तरतीब है उसके हिसाब से देते हैं। इसको हम कहते हैं लीजिंग फैसिलिटी, मतलब किस्तों पे लेना कार, किस्तों पे कार लेना। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर आपको कार लेनी होती थी तो यू मस्ट हैव 18 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट, इतने होने चाहिए थे आपके पास। लेकिन अब अगर आपने कार लेनी है तो उन्होंने आपको आपकी एबिलिटी में हेल्प कर दी है, मतलब आपके पास 18 लाख होना जरूरी नहीं है, आप 2 लाख के ऊपर भी जाके ले सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, बंदी की एबिलिटी में इजाफा हो जाता है। पहले 18 लाख जमा करके कार लेना आसान काम नहीं होता था, अब 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, तब भी जाके आप कार मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी एबिलिटी में इजाफा हो गया, आपकी विलिंगनेस में इजाफा हो गया, क्योंकि आपके लिए काम आसान हो गया तो आपकी विलिंगनेस भी बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाता है, इससे डिमांड में इजाफा हो जाता है। यहाँ तक मेरे साथ है। जी सर। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट है। पहले हमारे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट होता था 13%,
कोरोना वायरस से पहले 13% हुआ करता था, 13% हुआ करता था। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा टेक्निकल है। ये जो इंटरेस्ट रेट हमारा डिसाइड होता है ना, ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये होता है स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट। स्टेट बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंकों को कर्जा देता है, नेशनल बैंक हो गया, ये यूबीएल हो गया, मीजान हो गया, इनको कर्जा देता है। तो 13% जो रेट है वो उनके लिए है, ठीक है। ये जो स्टेट बैंक एंड दूसरे जो बैंक है, इनके आपस में जो लोन वगैरह अक्वायर वगैरह होता है, उसके लिए ये अवाम को जब कर्जा देते हैं तो फिर रेट और हाई होता है। मतलब अगर 13% स्टेट बैंक ने तय किया है तो अवाम के लिए कितना होगा, 18% होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब स्टेट बैंक ने रेट गिरा दिया है। अब स्टेट बैंक ने कर दिया है कितना, 7%। कितना कर दिया है, 7%। मतलब 13 से 7% कर दिया। तो जाहिर बात है बैंक वाले भी क्या करेंगे, जब उनसे कोई कर्जा लेने आएगा तो उससे भी इतने पैसे चार्ज नहीं करेंगे। उससे कितना चार्ज करेंगे, 10%, 11%। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होने से क्या होता है कि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। हम जब कोई कर्जा लेते हैं ना तो कर्जे पे ऊपर पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और मैं बैंक से 1 लाख रुपए कर्ज लेता हूँ तो मुझे 10,000 रुपीज ऊपर देने पड़ेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लोग फिर बारो नहीं करेंगे, ठीक है ना। लोग स्विच कर जाएंगे सेविंग करने पे, या लोग ड्रॉप कर देंगे। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या करते हैं, बारो करते हैं, बैंक से बारो करते हैं, एंड फिर उससे इन्वेस्टमेंट में भी यूज करते हैं वो पैसा जाके कंजप्शन में भी यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको, समझना जी बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना, जैसे हमारे पास लोग प्लॉट लेते हैं घर बनाने के लिए, प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोग उधार पे बैंक से उधार लेके फिर जमीन खरीदते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है लोग बोलते हैं फायदा ही नहीं है, मैं आज जाके 1 लाख की जमीन लूंगा, फॉर सपोज, ये समझा देता हूँ मैं आपको। अगर इंटरेस्ट रेट 20% है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 20%, ठीक है। तो लोग कहते हैं अगर मैं आज बैंक से जाके 1 लाख रुपए लेता हूँ और इससे जाके जमीन बाय करता हूँ, क्या बाय करता हूँ, जमीन बाय करता हूँ, तो साल के बाद बैंक को जब मुझे 1 लाख वापस करने पड़ेंगे तो बैंक को देने पड़ेंगे 1 लाख उनके अपने जो मैंने उनसे लिए थे, और 20,000 इससे ऊपर मुझे बैंक को देने पड़ेंगे। मतलब टोटल कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, 1,20,000। तो जमीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं और आपको मिलने ही 1,15,000, जमीन बेच के आपको मिलने ही 1,15,000, मतलब आपको जमीन खरीद के फिर उसको आगे बेचेंगे तो आपको फायदा ही 1,15,000 का हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, बैंक से उधार लेंगे या ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप ड्रॉप कर देंगे। भाई हम जमीन क्यों खरीद रहे हैं, हम जमीन इसलिए खरीद रहे हैं कि आगे जाके उसको बेचें, मुनाफा कमाएं। तो अगर मैं जमीन खरीदता हूँ और 1 साल बाद बेचता हूँ, मुझे कितने मिलेंगे, 1,15,000। लेकिन बैंक से तो मैंने पैसा उधार लिया था, जब बैंक को मैं 1 लाख वापस करूंगा तो बैंक बोलेगा यार 20% ऊपर दो, पूरा साल हम बैठे थे, तो बैंक को मुझे देने पड़ेंगे 1,20,000, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार फायदा नहीं है, ये पैसे अगर कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे या कंज्यूम भी करेंगे तो उल्टा नुकसान है। लेकिन यही इंटरेस्ट रेट आप 10% कर दें, यही इंटरेस्ट रेट आप क्या कर दें, 10% कर दें या 10% से कम कर दें। अब अगर मैं बैंक को पैसे वापस करने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख नहीं देने पड़ेंगे बल्कि 1,10,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 1,15,000 मिलेंगे। तो इट मीन मुझे 5,000 का बेनिफिट अब भी हो रहा है, उधार लेने पे भी हो रहा है, तो मैं उधार लूंगा। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को फिर बेनिफिट ज्यादा होते हैं, मतलब उधार लेके कहीं खर्च करके और उस पर पैसे अर्न करने का फायदा उनको ज्यादा होता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग बोलते हैं यार पैसे कहीं लगा नहीं सकते, पैसे बस सेव करो बैंक में, बैंक वाले जो आपको 20% 30% दे रहे हैं ये बैंक में रखो, बैंक से ही कमाओ, कहीं लगाओ मत। तो जब इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम होता है लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, लोग बारो करते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं, तो उससे भी डिमांड बढ़ती है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग फिर कंजप्शन कम कर देते हैं, मतलब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी, तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये जो फैक्टर्स हैं इससे डिमांड में फर्क आता है। दोबारा सुनिएगा, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इससे डिमांड में फर्क आएगा, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन वो फर्क प्राइस की वजह से नहीं आया, ठीक है ना। आपने जमीन इसलिए जाके नहीं बाई की कि जमीन सस्ती थी, ठीक है ना, आपने इसलिए नहीं बाई की, आपने इसलिए जमीन बाई की कि इंटरेस्ट रेट कम था। तो जब हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड में फर्क आया, नॉन प्राइस से मुराद ये कि प्राइस के अलावा आप कोई भी चीज बाय करने जा रहे हैं, लाइक फॉर सपोज सर्दी का मौसम आ गया, आप कॉफी पीने जा रहे हैं,
ठीक है, सर्दी के मौसम में पूरे हैदराबाद में कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। लोग चाय के होटलों पे जाते हैं और बोलते हैं यार कहवा दो, चाय के होटलों पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई कॉफी दो। द ओनली और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो जाती है, नहीं मंगवाते कोल्ड ड्रिंक। तो द रीजन इज नॉट द प्राइस। लोग कॉफी इसलिए नहीं मंगवा रहे कि वो सस्ती है, लोग कॉफी इसलिए मंगवा रहे हैं कि मौसम जो है वो फेवरेबल है कॉफी के लिए। लोग कोल्ड ड्रिंक इसलिए मना नहीं कर रहे कि कोल्ड ड्रिंक महंगी है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक उतनी की जितनी पहले की थी गर्मियों के मौसम में। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं है कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो हमारे पास डिमांड में फर्क तो आ रहा है, डिमांड कम भी हो रही है, डिमांड डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन वो प्राइस की वजह से नहीं हो रही, वो अदर फैक्टर की वजह से हो रही है, मतलब प्राइस के अलावा जो ये मैंने पीछे लिखवा है। इनकम था और प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट था, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स, और ये सारे मैंने लिखवाए थे। ठीक है ना, ये सारे मैंने लिखवाए थे। तो इन फैक्टर की वजह से अगर प्राइस में अगर डिमांड में चेंज आता है तो हमारे पास फिर ग्राफ ऐसे बनता है। ये मैंने दिखाया था लास्ट टाइम आपको। ठीक है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। क्या है? ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अगर हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर्स में अगर कोई फर्क आता है और वो फेवरेबल हो, फेवरेबल से मुराद की डिमांड इंक्रीज हो उससे, तो फिर हम क्या करते हैं, येलो कलर की लाइन जो है ना, येलो कलर की लाइन राइट वर्ड शिफ्ट जो है, इस तरीके से हम बनाते हैं। हम एक नई कर्व राइट साइड पे बनाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, नॉन प्राइस फैक्टर में अगर कोई फर्क आता है और वो फेवरेबल हो तो पूरी नई डिमांड कर्व बनेगी, एक डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, न्यू पोजीशन पे आ जाएगी, डी से D1 हो जाएगी। तो ये कब होगा, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? ये मैंने यहाँ लिखवाया था आपको। राइटवर्ड शिफ्ट तब आता है जब हमारी इनकम में इजाफा हो और कोई नॉर्मल गुड की डिमांड हो। राइटवर्ड शिफ्ट तब आता है जब हमारे पास प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। लोग पेप्सी लाइक कोको कोला जो है वो महंगा हो, कोको कोला की प्राइसेस बढ़ जाती है, कोको कोला की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली पेप्सी की डिमांड ज्यादा कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, पेट्रोल भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग क्या करेंगे, गाड़ियों के अंदर सीएनजी किट लगाएंगे, सीएनजी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर डिक्रीज होंगी तो जो उसकी ज्वाइंटली प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या मतलब, कारें सस्ती हो गई, कारें सस्ती होंगी तो कार की डिमांड तो वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा यास्मीन बेटा? वो भी बढ़ेगी, क्योंकि कार एंड पेट्रोल क्या है, ज्वाइंटली डिमांड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो ज्वाइंटली डिमांड होते हैं, मतलब दोनों एक टुगेदर यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से मैंने डायरेक्ट टैक्स बताया था। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारी इनकम पे लगता है, कंज्यूमर की इनकम पे लगता है, बिजनेसेस की इनकम पे लगता है। तो जब गवर्नमेंट ने सैलरी पे टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों के पास क्या हो जाएगी, सैलरी जो घर में आएगी, जो जेब में आएगी, वो कम होगी। जब कम होगी सैलरी तो वो डिमांड, जाहिर सी बात है, वो कम करेंगे प्रोडक्ट की, क्योंकि खर्च नहीं कर सकते इतना, एबिलिटी में कमी आ गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कम कर दे, गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट टैक्स कम कर दे, बजाय ज्यादा लगाने के कम लगाए, पहले 10% लगाती थी, अब 5% लगा रही है, 2% लगा रही है, तो इसका मतलब हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो हम डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास ये पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व थी, ये हमारे पास ओरिजिनल डिमांड कर्व थी, हमारे पास डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ हमारे पास न्यू डिमांड बन जाएगी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारे फैक्टर्स में लास्ट टाइम बताए थे, ये आप देख लीजिएगा। इसमें अब आते हैं, हमारे पास डिमांड में दो तरह के चेंज होते हैं। मैं जरा उसको, दो तरह के चेंज बता देता हूँ आपको। हमारे पास डिमांड में दो तरह के चेंज आते हैं। एक होता है हमारे पास होता है चेंज इन डिमांड होता है, और एक को हम कहते हैं मोमेंट अलोंग द कर्व, इसको कहते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूं चेंज इन
क्वांटिटी, ठीक है। एक चेंज इन डिमांड होता है, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है। तो दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, पहले मैं वो ड्रा कर लेता हूं, आप देख लें। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है। तो चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड का मतलब है न्यू कर्व बन जाना। क्या बन जाना, न्यू कर्व बन जाना। या इस तरफ बन जाए, इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, या हमारे पास क्या हो जाए, डाउनवर्ड बन जाए, तो हमारे पास न्यू कर्व बन जाना। तो ये वाला जो है हमारे पास, ये वाली साइड जो है, ये कहलाती है राइटवर्ड शिफ्ट। सर इसे राइज और फॉल भी तो कहते हैं। हाँ, राइज एंड फॉल भी कहते हैं इसको। इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, राइज एंड डिमांड भी इसको कहते हैं, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और नाम भी था यार, राइटवर्ड, राइज, अपवर्ड, एक और भी था यार, मैं भूल गया। चले, इट्स ओके। और ये हाँ, आउटवर्ड, हाँ आउटवर्ड, शाबाश। ठीक है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कब होती है, डिमांड राइज कब होती है, डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कब होती है, डिमांड आउटवर्ड कब शिफ्ट होती है, जब कोई नॉन प्राइस फैक्टर, कौन सा, नॉन प्राइस फैक्टर हो और उसका फर्क फेवरेबल हो। लाइक आपकी इनकम में इजाफा हो गया, आपकी इनकम में इजाफा हो गया, प्राइस की वजह से ये कभी नहीं आता। ये हम चेंज हमेशा किसकी वजह से आता है, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। और इस तरफ वाला जो है ना हमारा, ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है लेफ्टवर्ड, ये हमारे पास कहलाता है फॉल इन डिमांड, ये हमारे पास कहलाता है डाउनवर्ड शिफ्ट, और ये हमारे पास कहलाता है इनवर्ट शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चेंज हमेशा किसकी वजह से आते हैं, ये दोनों चेंज हमेशा नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ, आते हैं कि सर अगर हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है तो उसको कैसे शो करते हैं। सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैसे शो करते हैं। अब फॉर सपोज ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी और ये हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, प्राइस को हम कर देते हैं P1। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, नाम भूल गया, जोशुआ क्या कहते हो। सर डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, ठीक है ना, डिमांड नहीं बोलना, क्वांटिटी। तो जब प्राइस बढ़ती है, जैसे मैंने प्राइस बढ़ाई, तो प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये Q1 पे आ जाएगा। अगर हम पहले ए पॉइंट पे थे, अगर हम पहले ए पॉइंट पे थे, तो हमारा पॉइंट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा पॉइंट कहां चले जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम प्राइस को बढ़ाते हैं, ये देखिए मैंने प्राइस को बढ़ाया है, मैंने प्राइस को बढ़ाया, तो प्राइस बढ़ाने से क्या होता है, प्राइस बढ़ाने से हमारे पास लोग जो है, लोगों की एबिलिटी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो वो डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। इससे हमारे पास जो पहला पॉइंट ये था, ए वाला था, वो बी की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इसको कभी कभार हम कहते हैं मोमेंट अलोंग द कर्व। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट अलोंग द कर्व। मतलब नई कर्व नहीं बनती, इसको मोमेंट अलोंग द कर्व कहते हैं। और ये हमेशा कब आता है, ये सिर्फ हमेशा प्राइस की वजह से आता है। चेंज इन डिमांड हमेशा कब आता है, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमेशा किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब प्राइस बढ़ेगी तो आप ये मत बोला करें कि प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बल्कि आप बोले डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड यूज किया करें। ठीक है, सर ये ऐसे डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस मतलब, क्यों है? मैं समझा डिफरेंसेस क्यों है। देखिए, एक है, एक हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है, दूसरा जो चेंज आ रहा है वो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। पहले मैं किसी एक बच्चे को ऐड कर दूं जी। प्राइस में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस जब बढ़ती है तो लोगों की क्या होती है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है, लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है, मतलब उन पैसों से वो उतनी चीजें नहीं ले सकते।
तो वो क्या करते हैं, चीजें कम बाय करते हैं। ठीक है, मतलब मजबूर होते हैं, क्या करें, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मार्केट में एक चीज 500 रुपए की, तो मैं कितनी बाय कर सकता हूँ, 2। ठीक है, अब भी मेरे पास 1000 रुपए हैं, लेकिन वो चीज हो गई 1000 रुपए की, तब लाजमी बात है जब है ही मेरे पास 1000 रुपए और वो चीज है ही 1000 रुपए की, तो मैं कितनी बाय करूंगा, एक बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर कम हो गई, क्योंकि वो उस चीज की प्राइस बढ़ने, उसकी चीज की तो प्राइस बढ़ी है, लेकिन मेरी इनकम में इजाफा नहीं हुआ, मैं वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम उसी डिमांड कर्व पे रहते हैं, उसी डिमांड कर्व पे रहते हैं। मेरे मेरे साथ है बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन डिमांड में क्या होता है, चेंज इन डिमांड में प्राइस चेंज नहीं होती, ज्यादातर प्राइस चेंज नहीं होती, डिपेंड करता है, प्राइस भी चेंज हो सकती है। ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, डिमांड में पहले चेंज आ जाता है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि लोग सेम प्राइस पर भी ज्यादा क्वांटिटी बाय करने को तैयार है, सेम प्राइस पर भी लोग ज्यादा क्वांटिटी बाय करने को तैयार है। इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये वाली चेंज इन डिमांड की। लाइक समर की हम बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं, ठीक है, और हम विंटर की बात करते हैं, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक की हम बात कर रहे हैं। बेटा माइक बंद कर दें। समर में कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कितनी थी, 30। विंटर में कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कितनी थी, 30। समर में 1000 लोग कोल्ड ड्रिंक यूज किया करते थे लतीफाबाद में, ठीक है, और विंटर के अंदर 500 लोग यूज कर रहे हैं। मेरा सवाल ऐसा क्यों है, ये प्राइस की वजह से कि प्राइस बढ़ गई, इसलिए नॉन प्राइस फैक्टर, वेदर क्लाइमेट, ठीक है। और इसको अगर आपने ग्राफ पे अगर शो करना हो तो पॉसिबल ही नहीं कि आप एक कर्व पे शो कर सकें, क्योंकि इसमें एक फैक्टर सेम है, वो क्या है, प्राइस, और क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो एक लाइन पे आप एक प्राइस पे दो क्वांटिटी कैसे शो करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यू लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं हम लोग। राशा बेटा बात समझ में आ रही है? जी तो सर। तो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, न्यू लाइन ड्रॉ करनी होगी। डिमांड में इजाफा हो रहा है तो आप राइट साइड पे डिमांड कर्व बनाएंगे, डिमांड में कमी आ रही है तो आप लेफ्ट साइड पे डाउन की तरफ से आप डिमांड कर्व बनाएंगे। इंशाल्लाह इसको मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या था कि दोनों में डिमांड में, अच्छा ये जो है ना हमारे पास, जब हमारे पास प्राइस बढ़ती है तो लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं, प्राइस बढ़ती है लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं, तो उसको प्यार से एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कि डिमांड सुकड़ गई, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड का वर्ड यूज करें, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है और उसका रीजन क्या था, प्राइस था, ठीक है। अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइसेस कम हो जाती हैं, लाइक मैं प्राइस कम कर देता हूँ। बेटा माइक बंद कर दे, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। अब मैंने प्राइस कम की, प्राइस कम कर दी तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। प्राइस कम कर दी तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो प्राइस कम करने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो, तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड की वजह से है। इस पूरे पे लॉ ऑफ डिमांड लग रहा होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पे। इससे क्या होगा, हम पहले ए पॉइंट पे थे, अब हम किस पॉइंट पे आ जाएंगे, सी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम एक ही कर्व पे रहेंगे, न्यू कर्व नहीं बनेगी। इसीलिए इसको हमेशा हम बोलते हैं, ये क्या है, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है। जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क आए, आप नई डिमांड कर्व नहीं बनाते, आप उसी डिमांड कर्व पे नए पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। और इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इसको प्यार से हम, जब भी डिमांड में इजाफा हो प्राइस की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं जोशवा बेटा, एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है बेटा, एक्सटेंशन इन डिमांड। इन दोनों का फर्क समझ में आया बेटा आप लोगों को? एक जो फर्क है वो प्राइस की वजह से आता है, दूसरा जो फर्क है वो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आता है। ये जो है ना, इस पे लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई हो रहा होता है। जब भी हमें लॉ ऑफ डिमांड के सबूत के तौर पे कोई ग्राफिकल डायग्राम बनानी होती है, तो हम ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला फर्क दिखा रहे होते हैं। ये डायग्राम ऊपर वाला शो करता है। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा?
कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अमार, राफिया बेटा, यास्मीन बेटा, शाफ? नो सर। कोई No, क्वेश्चन sir. नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में बढ़ती है। जो हम पहली डायग्राम थी उसमें भी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हुआ था। अगर आप देखें कि हमारे पास विंटर के अंदर कॉफी की डिमांड में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड दोनों में बढ़ती है। फर्क बस ये होता है कि यहाँ पर पहली वाली डायग्राम में नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ती है और दूसरी वाली डायग्राम में प्राइस की वजह से बढ़ती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा फैक्टर है जिसको हमें सीखना है, जिसको हमें समझना है।